ASP stands for Active Server Pages और NET stands for Network। ठीक, तो जो ASP.NET है हमारा बेसिकली ASP.NEट is a programming language. ASP.NET is a programming language that is used to build web application। तो जो .NET था वो हमारा फ्रेमवर्क था, है ना, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बना पा रहे थे, CUI और GUI। CUI में कंसोल एप्लीकेशन, GUI में डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, वेब APIs, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। वो था हमारा .NET। लेकिन ASP.NET जो है वो हमारा फ्रेमवर्क नहीं है, वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। .NET components, so there are mainly two major components in .NET। .NET में हमारे दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है CLR और दूसरा होता है BCL या FCL। ठीक, CLR जो होता है हमारा, CLR स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो CLR जो होता है हमारा, ऑल जितनी भी हमारी .NET की एप्लीकेशंस होती हैं और एग्जीक्यूटेड और रन बाई, जितनी भी हमारी .NET की एप्लीकेशन होती है वो एग्जीक्यूट होती है, रन होती है विद द हेल्प ऑफ CLR। ठीक, और BCL या FCL स्टैंड्स फॉर बेस क्लास लाइब्रेरी या इसको हम लोग बेस क्लास लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं। तो जो हमारा BCL FCL होता है, जो भी हमारे मेथड्स होते हैं, ऑल प्री डिफाइंड, जितने भी हमारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, क्लास होती है, लाइब्रेरीज होती है, डिफाइंड इनटू जितने भी हमारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, क्लास होती है, लाइब्रेरी होती है, उनको BCL और FCL में डिफाइन किया गया है। तो .NEट CLR क्या है, ये रन टाइम इंजन है ना, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जितनी भी हमारी .NET की एप्लीकेशन होती है, सारे के सारे .NEट की एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हम लोग CLR का यूज़ करते हैं। जितनी भी हमारी .NEट की एप्लीकेशन होती है, चाहे वो हमारी कंसोल एप्लीकेशन, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, है ना, चाहे API हो, चाहे वेब सर्विस हो। तो जितना भी हमारी .NEट की एप्लीकेशंस होती है वो एग्जीक्यूट होती है किसके थ्रू, एग्जीक्यूटेड और रन बाई CLR के थ्रू। लाइब्रेरीज होते हैं वो BCL या FCL, जैसे कि C प्रोग्रामिंग सबने पढ़ी होगी, है ना। तो C प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज करते हैं, लेकिन प्रिंट एफ और स्कैन एफ को यूज करने से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज इंक्लूड, ये यूज करते हैं। तो इसको वहां पर बोला जाता था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना। और .h हमारा हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी है, जो भी हेडर फाइल है, उनको हमें इंक्लूड करना पड़ता था, और उसी के अंदर हमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ मिलता था।
तो ये है हमारा सी प्रोग्रामिंग का में, ठीक है। लेकिन यहाँ सी शार्प में कंसोल डॉट रीड लाइन और होता है हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन। तो ये जो कंसोल डॉट रीड लाइन राइट लाइन है, इसको रखा गया है यूजिंग सिस्टम के अंदर। आपको सबसे पहले ये यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर क्या बोला गया है, बीसीएल या एफसीएल। मतलब कि अगर आपको कंसोल और रीड लाइन जो है वो किस लिए यूज करा जाता है, इनपुट लेने के लिए, ठीक। और जो कंसोल और राइट लाइन है वो क्या है, ना, टू डिस्प्ले का रिजल्ट या प्रिंट का रिजल्ट। तो जो हमारा कंसोल और राइट लाइन है वो रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए, और जो कंसोल और रीड लाइन है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो अगर आप कंसोल और राइट लाइन यूज करना चाहते हो तो उसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, यूजिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो यूजिंग सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं बीसीएल या एफसीएल। वही चीज प्रिंट एफ और स्कैन एफ, वहां पर इसका दूसरा नाम था सी प्रोग्रामिंग में। सी प्रोग्रामिंग में इसी को हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते थे, और सी शार्प में इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ना बोल के बीसीएल एफसीएल बोलते हैं। तो जो भी हमारे प्री डिफाइंड क्लासेस है, जैसे कंसोल हमारी क्लास है और रीड लाइन मेथड है, तो जो भी हमारे प्री डिफाइंड मेथड है, क्लास है, वो सारे के सारे किस पर डिफाइन किए गए हैं, यही बीसीएल या एफसीएल के अंदर रखे गए हैं, है ना। तो कोई भी अगर प्री डिफाइंड मेथड क्लास अगर आपको यूज करनी है तो आपको उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नेम स्पेस बीसीएल एफसीएल लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज वो एरर मारता है ना, नो मेथड डेफिनेशन। सीएलआर के अंदर कुछ और सब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो, इसमें हमारा होता है सीटीएस, सीएलएस, जीसी, जो सीटीएस होता है हमारा, कॉमन टाइप सिस्टम। तो जितने भी हमारे ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, इंटीजर, फ्लोट, डबल, तो जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बूलियन, लाइक, बूल हो गया, कैर हो गया, बाइट हो गया, इंट हो गया, जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनको हम लोग आर डिफाइंड इनटू सीटीएस। एक सीटीएस नाम देंगे कि इसके अंदर इसको रखा गया है। जो सीएलएस होता है हमारा, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, यू कैन वर्क विद एनी लैंग्वेज, डॉटेड सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट
it will make no difference. ठीक है भाई, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ठीक है, ठीक है तो कम होगी तो खुलेगी। आज मैंने कल मैं वही गया था। सीआरआर में हमारे कुछ सब कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हमारा सीटीएस कॉमन टाइप सिस्टम, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जीसी और नेटिव कोड। सीटीएस में मैंने बताया कि जो भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जैसे बूलियन हो गया, कैर हो गया, बाइट हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल, तो ये जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है इनको सीटीएस के अंदर रखा गया, मतलब इनको नाम दिया गया है कि कॉमन टाइप सिस्टम है ना, सीटीएस नाम दिया गया है इन सबको इसके अंदर रखा गया है। सीएलएस कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो हमारा डॉट नेट में मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट इट विल मेक नो डिफरेंस। इट विल मेक नो डिफरेंस का मतलब ये हो गया, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट मतलब ये हो गया, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ योर कोड, आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ योर कोड इट विल मेक नो डिफरेंस। इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ, ठीक। जीसी बता देता हूँ थोड़ा सा। इट स्टैंड्स फॉर, जीसी होता है इट स्टैंड्स फॉर गार्बेज कलेक्टर, मतलब जो भी हमारे अनयूज्ड स्पेस होते हैं है ना, उसको वो ये फ्री करता है। तो अनयूज्ड स्पेस, अनयूज्ड मतलब जो यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अनयूज्ड स्पेस रिलीज बाई जीसी। जो भी हमारे अनयूज्ड स्पेस होते हैं वो जीसी के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। और नेटिव कोड जो है हमारा, नेटिव कोड इट इज अ बाइट कोड, या इसी को हमारा क्या बोलते हैं, इट इज अ बाइट कोड या मशीन कोड बोलते हैं, है ना। दिस कोड, दिस कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड विद एनी मशीन। एनी मशीन का मतलब हो गया किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो दैट इज वाई सी शार्प इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसीलिए जो हमारी सी शार्प है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। मोर देन, ये डॉट नेट सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, मोर देन 62 प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और ये है हमारा नेटिव कोड, नेटिव कोड को हम लोग बाइट कोड या मशीन कोड कहते हैं। दिस कोड कैन बी एग्जीक्यूट विद एनी मशीन, इसको हम किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सी शार्प को जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। अब इसको समझाना पड़ेगा आपको, एक मिनट रुकना। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डॉट नेट की कंपाइलेशन प्रोसेस। तो डॉट नेट की जो होती है कंपाइलेशन प्रोसेस, इट इज अ टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस। डॉट नेट की जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो टू वे कंपाइलेशन प्रोसेस है, ठीक है। मतलब in first compilation process our C sharp code converted into MSIL कोड। MSIL कोड में कन्वर्ट होता है। MSIL मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और जो सेकंड कंपाइलेशन प्रोसेस होता है, इन सेकंड कंपाइलेशन प्रोसेस our MSIL कोड कन्वर्टेड इनटू नेटिव कोड। नेटिव कोड मतलब बाइट कोड, मतलब जो मशीन कोड होता है 1010 वाला, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम पहले समझाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर है हमारा सी शार्प, एफ शार्प, तो मान लो वीवी डॉट नेट। यहाँ हमारा है डॉट सी एस सी कंपाइलर। यहाँ है हमारा एम एस आई एम, एम आई सी आर ओ एस ओ टी, माइक्रो सॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और यहाँ पर है हमारा जी आई टी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और एट द लास्ट नेटिव कोड, जिसको हम लोग बाइट कोड या मशीन कोड बोलते हैं। तो ये जो होता है हमारा एम एस आई एल कोड, ये है लैंग्वेज डिपेंडेंट कोड। और ये जो हमारा कोड है ये है हमारा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड। ठीक है। डॉट नेट जो होता है, डॉट नेट सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। डॉट नेट जो होता है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हम मल्टीपल लैंग्वेज में हम लोग काम कर सकते हैं डॉट नेट में। इन दिस डायग्राम आई हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे कि डॉट नेट हमारा सी शार्प पे भी काम कर सकता है, एफ शार्प पे भी काम कर सकता है, और वीवी डॉट नेट पे भी काम कर सकता है। एंड सब लोग जानते हैं कि हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है ना। एवरी लैंग्वेज हैज कंपाइलर। जैसे कि सी शार्प के कंपाइलर का नाम है डॉट सी एस सी, एफ शार्प के कंपाइलर का नाम है डॉट एफ एस सी, वीवी डॉट नेट के कंपाइलर का नाम है डॉट वी बी सी। इन दिस डायग्राम आई हैव टेकन सी शार्प कंपाइलर, है ना। तो सी शार्प कंपाइलर का नाम क्या है? डॉट सी एस सी कंपाइलर है। तो जो उस कंपाइलर का काम होता है वो काम होता है कि जो हमारा सोर्स कोड होता है, मतलब जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है। अगर कंप्यूटर को कोई बात समझानी तो मशीन कोड में समझानी पड़ेगी। जैसे इंसान को कोई बात समझानी है तो उसको जो लैंग्वेज आती है उसी में समझाओगे ना। तो ऐसी जो हमारा सी शार्प का कंपाइलर है डॉट सी एस सी, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर नहीं पाता है ना। वो किस में कन्वर्ट करता है? वो एम एस आई एल कोड में कन्वर्ट करता है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट कंपाइलेशन प्रोसेस होता है उसमें जो हमारा सी शार्प कोड है ना, अगर सी शार्प का कोड जो है, या जिसको आप हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हो, हाई लेवल जो कोड है वो कन्वर्ट होता है एम एस आई एल कोड में थ्रू डॉट सी एस सी कंपाइलर। किस कंपाइलर का यूज करके? सी एस सी कंपाइलर, है ना। इन फर्स्ट कंपाइलेशन प्रोसेस अवर सी। इसमें अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा मुझसे बोलिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेस क्लास लाइब्रेरी, है ना। बीसीएल का यूज यही है कि जैसे करने का फायदा ये है कि हमें उस मेथड की डेफिनेशन चाहिए और उसको कहीं रखा गया है तो हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको ऐड करते हो तो आप उसके अंदर जो भी मतलब मेथड है या क्लासेस हैं उनको आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। डॉट नेट की जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो टू वे है, क्योंकि वन वे में ये आपको मशीन कोड नहीं दे पाता, है ना। दो प्रोग्रामिंग का भी यूज किया जाता है।
आपको देखना है कि कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं। 2022 सब इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर्च कर लेना कंसोल। यही आ रहा है हमारा। नहीं भी सर्च करते हो तो भी पहले ही आ रहा होता है ना। यही कंसोल ऐप है, इसको नेक्स्ट कर लो। यहाँ पर नाम बैच 10 AM, और यहाँ से क्या करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आपका कंसोल एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम टू सी साब, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम। तो जब आप 2022 में काम करते हो तो पहले प्रोजेक्ट ऐसे है, प्रोग्राम लिख के आ रहा है क्लास का नाम, ठीक है। इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हो, मान लो इसका नाम मैंने प्रोग्राम से डेमो कर दिया, और यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ड लिख के आ रहा है। ऊपर बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये कंसोल एप्लीकेशन है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कंसोल पे आएगा। देखो ये कंसोल है, हेलो वर्ड आता है। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या लिखते हैं यूजिंग सिस्टम, फिर यहाँ पर लिखते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस में बैच, यही है हमारा नेम स्पेस। और फिर क्या है क्लास, क्लास का नाम क्या लिखा है डेमो। फिर होता है स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने का शॉर्टकट होता है, क्या करते हैं सी डब्ल्यू लिख के टैब दबा देना, ठीक है। मेरा ये हो गया वेलकम टू। तो अब इसको रन कर लो, ठीक है। तो ये हमारा नेम स्पेस है, बेस्ट है नेम। नेम स्पेस के अंदर हम जितनी चाहे उतनी क्लास बना सकते हैं, चाहे तो आप क्लास एक और बना लो, फिर चाहो तो एक क्लास बना लो। ठीक है, एक नेम स्पेस होता है, नेम स्पेस के अंदर क्या बना सकते हो, मल्टीपल क्लासेस। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है वैसे वैसे हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूजिंग सिस्टम, तो मैंने इसका नाम क्या बताया था, ये है हमारा BCL या FCL, है ना। नेम स्पेस, नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। और ये जो है क्लास, ये क्या है, ये क्लास है हमारी। स्टैटिक मेन मेथड क्या है, ये एंट्री पॉइंट, ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, मतलब प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट होगा। और ये रिजल्ट, जिस पे रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो कंसोल डॉट राइट लाइन ना, और ये बटन दिया हुआ है प्ले का, जैसे इस पर क्लिक करोगे आउटपुट आ लगेगा, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट वेलकम टू सीसा। सबके में विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल है ना आप तीनों के में, तो आप मुझे करना है कम्युनिटी वर्जन चेक करना है। URL टू डाउनलोड, ठीक है। URL टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, और कौन सा करना है, और तीन चीजें बस टिक करनी है, कौन कौन सी, ASP.NET एंड क्या लिखा था, वेब डेवलपमेंट था।
हाँ, एक ये था, दूसरा था डॉट नेट एक्सटॉर्ड एलिमेंट, और तीसरा आपको टिक करना है डेटा स्टोरेज। एंड PHP डॉट नेट एंड वेब डेवलपमेंट है, ये तीन चीजें। यही आपका 12-13 जीबी का होगा, ठीक है। और गलती से किसी ने सारा टिक कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, तो 25-30 जीबी के हैं आसपास, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका इन तीनों से काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा वो हमें वेरिएबल से, अब हमारा प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक।